नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे धारा 144। धारा 144 जैसा कि हम लोग आर्टिकल 144 जब समझे थे तो उसी क्रम में मैंने आपसे एक कमिटमेंट दिया था कि हम लोग आगे जो बात करेंगे किसी और अनुच्छेद पर न बात करते हुए हम लोग धारा 144 के बारे में समझेंगे। क्या है इसमें प्रावधान, कैसी बातें कही गई हैं, क्या क्या इसमें प्रावधान है और ये किसके पास इसकी अथॉरिटी है कि वो क्या करेगा, इस धारा को लागू करेगा, और किसके पास ये अथॉरिटी है कि इसको और क्या कर सकता है, इसकी अवधि जो होती इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ठीक। और इसके साथ ही साथ अगर ये धारा लागू होती है तो समाज के कई वर्ग होते हैं ऐसे जो क्या कहते हैं कि इससे जो ये लागू कर रही है बार बार प्रशासन या सरकार जो लागू कर रही है, इससे क्या हो रहा है कि जनता के मौलिक अधिकारों का यानी जनता के मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ठीक। तो आप लोग जानते होंगे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर क्या होता है, न्यायालय हमें संरक्षण देती है। किस आर्टिकल के अंतर्गत कौन सा न्यायालय हमें संरक्षण देता है, शरण देता है, आप उसके बारे में भी जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आज हम लोग बात करेंगे इन सारे तथ्यों पर, इन सारे बातों पर बात करेंगे, इन सारे प्रावधानों के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि ये आखिर धारा 144 कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ठीक, हम लोग ये चीज़ें समझेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए बात करते हैं धारा 144 क्या है। धारा 144 आप लोग समझे होंगे, आप लोग जाने होंगे, कई बार जो है ये लगा रहता है, ये कई जगह लगा रहता है जहाँ पे क्रिटिकल जोन होता है या फिर कहा जाए जहाँ पे सेंसिटिव जोन रहता है, जो हमारे देश की बाउंड्री लाइन होती है, वहाँ के जितने भी क्षेत्र होते हैं साइड के जो होते हैं, जो एक प्रकार से जो शहर होते हैं, वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, धारा 144 लगाया जाता है। कहीं पर अशांति होती है, शंका रहता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, कोई घटना होने वाली है, जो क्या हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, अशांति फैल सकती है, तो वहाँ पे धारा 144 लगाई जाती है। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो आइए हम लोग इसको और डिटेल से समझते हैं कि आखिर क्या है ये। तो धारा 144 क्या है कि अंतर्गत एक क्या है ये धारा 144 क्या है, जो औपनिवेशिक काल से बना हुआ है। आप ये समझिएगा कि जब हम लोग उपनिवेश थे, किसके उपनिवेश थे, ब्रिटिश के थे यानी ब्रिटेन के थे, तब से यह धारा क्या है, बना हुआ है, लागू हुआ है। ठीक। 144 जो है ये धारा, ये जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को उप विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या उपद्रव की आशंका और उसे रोकने से संबंधित प्रावधान लागू करने क्या देता है, अधिकार देता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोई मजिस्ट्रेट है किसी जिले का, ठीक, राज्य सरकार है, उप विभागीय जो अधिकारी होते हैं, अगर उनको ये लगे कि हाँ इस जगह पर, इस अमुक जगह पर, इस जगह पे क्या होने वाला है, कोई उपद्रव होने वाला है, कोई घटना होने वाली है जिससे क्या हो सकता है, अशांति फैलेगी, तो इस जगह पर क्या कर सकते हैं वो मजिस्ट्रेट या तो उप विभागीय अधिकारी या तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, वहां पे धारा 144 लागू कर देती है या लागू कर सकती है। ठीक। आगे देखिए क्या है, मजिस्ट्रेट को एक लिखित आदेश पारित करना होता है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको एक लिखित आदेश पारित करना होगा, जिसके माध्यम से वो क्या करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों या आमतौर पर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में आने जाने के संबंध में लोगों को निर्देशित किया जा सकता है। आपातकालीन मामलों में क्या होता है, आप पहले ये समझिए कि सबसे पहले डीएम क्या करेंगे, एक आदेश पारित करेंगे। आदेश पारित करने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, आदेश पारित करने के बाद ही वो किसी व्यक्ति विशेष यानी किसी व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, इसके दायरे में ला सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। कहाँ अंदर कर देंगे, बंदी सुधारगृह में भेज सकते हैं। ठीक। और क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा जोन होगा, कोई ऐसा क्षेत्र होगा, कोई ऐसी जगह होगी जहां पर आने जाने के लिए भी क्या कर दिया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है। आप इस बात से जरूर ही अवगत होंगे कि ऐसा होता है, कब होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे भी बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि क्या होता है कि कहीं पर कोई आपातकालीन सूचना मिल जाती है कि किसको, कि क्या बात है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़े हो गई हैं। ठीक। तो क्या कर सकते, आपातकालीन मामलों में मजिस्ट्रेट बिना किसी पूर्व सूचना के भी इन आदेशों को क्या कर सकता है, पारित कर सकता है। ये आपातकालीन स्थिति होगी क्या, आपातकालीन स्थिति ये होगी कि मान लीजिए उस मजिस्ट्रेट को कहीं सूचना मिल गई कि इस जगह पर ये घटना होने वाली, उस जगह पर वो घटना होने वाली है, बहुत ही मामला बढ़ने वाला है, बहुत ही बड़े स्तर पे जाने वाला है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे मजिस्ट्रेट बिना ही पूर्व सूचना दिए हुए वो क्या कर सकते हैं, इस आदेश को पारित कर सकते हैं। जो आदेश के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि क्या करना पड़ता है, इनको आदेश पारित करना रहता है। यानी कि अगर कोई
सामान्य स्थिति है तो वहां पे आदेश पारित करेंगे सभी को सूचना दे करके, यानी कि सूचना देना पड़ जाता है। लेकिन अगर इमरजेंसी है यानी आपातकाल मामला है तो वहां पर ये नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इमरजेंसी है, यानी कि ये आपात की बात हो रही है। तो बात हो गई ये धारा 144। अब हम लोग बात करते हैं इस कानून के तहत प्रशासन के पास क्या अधिकार रहते हैं, यानी इस कानून ये जो कानून है ये प्रशासन को क्या अधिकार देता है। ये कानून प्रशासन को भी तो कोई ना कोई अधिकार देता होगा, वो अधिकार क्या है उसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है इसमें, आमतौर पर आंदोलन पर प्रतिबंध, यानी जो आंदोलन करते हैं उसको प्रतिबंध करने के लिए इसको लागू किया जाता है। हथियार ले जाने और गैर कानूनी रूप से असेंबलिंग पर प्रतिबंध लगता है। असेंबलिंग का मतलब ये नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, कई बार क्या करते हैं कि गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करने लगते, बनाने लग जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती है जो गैर कानूनी होती है उसको बनाने लग जाते हैं, उसका मैन्युफैक्चर करने लग जाते हैं, उसको भी क्या करना पड़ता है, प्रतिबंध लगाना पड़ता है उसको, ठीक। और क्या होता है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि धारा 144 के तहत तीन या अधिक लोगों की सभा क्या होती है, निषिद्ध होती है। ये क्या तात्पर्य है कि अगर कहीं पर धारा 144 लागू है तो वहां पर तीन तो क्या करना होगा, 3 से अधिक व्यक्ति अगर रहेंगे, 3 से अधिक व्यक्ति अगर रहेंगे, अगर सभा कर रहे हैं यानी भीड़ लगा के बतिया रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात कर रहे हैं, कहीं की भी बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, निषिद्ध किया जाएगा, या फिर उनको क्या किया जा सकता है। आप लोग जानते होंगे जेल को क्या कहा जाता है, बंदी सुधार गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, आप लोगों को जानना चाहिए, बंदी सुधार गृह, यानी यहाँ पे बंदी को क्या किया जा रहा है, सुधारने के लिए भेजा जा रहा है, ठीक। कहाँ क्या करने के लिए, अगर 3 व्यक्ति से अधिक या फिर 3 व्यक्ति से अधिक बातचीत कर रहे हैं, वो कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी विषय पे बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि क्या वो गलत ही विषय पे बात कर रहे हो या फिर वही भड़का रहे हैं आंदोलन को, ऐसा कुछ नहीं मतलब रहेगा। यहाँ पर बस केवल इतना ही बात रहेगा, इतने से ही उन्हें अर्थ रहेगा, इतने से ही उनका मतलब रहेगा, किससे, जो प्रशासन होगी वो 3 और 3 या से अधिक लोगों की अगर सभा देख ली, बैठक देख ली, बातचीत करते हुए देख ली, तो उनको कहाँ लेकर चली जाएगी, बंदी सुधार गृह में लेकर चली जाएगी। इसलिए जब भी धारा 144 लागू रहता है उस स्थिति में केवल सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति आ जा सकता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, आइए जाइए और इम्पोर्टेंट काम हो तभी जाइए, अन्यथा आप अंदर ही रहिए, ठीक, ये होता है। आइए अब हम लोग और बात कर लेते हैं इसके तहत। धारा 144 के तहत पारित कोई भी आदेश उसके जारी होने के दिनांक से 2 महीने तक ही लागू रह सकता है। अब देखिए मजेदार फैक्ट आ गया कि अगर धारा 144 क्या हो गया, ये पारित हो गया, तो इसके पारित होने से ही क्या हो जाएगा, 2 महीने तक ही लागू रहेगा। बात क्या हुआ है, 2 महीने तक लागू रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे शर्त आ गया कि अगर सरकार, राज्य सरकार चाहती है तो इसे 6 महीने तक क्या कर सकती है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक। किसी भी परिस्थिति में धारा 144 के अंतर्गत जारी किया गया आदेश 6 महीने से ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगा, यानी कि ये क्या हो गया, ये अधिकतम हो गया, ठीक, अधिकतम हो गया। मिनिमम क्या है, मिनिमम 2 महीने है। अगर राज्य सरकार चाहेगी 2 महीने क्या है, ये मिनिमम है, यानी निम्नतम है, कम से कम, और अधिक से अधिक कितने हैं, 6 महीने। लेकिन कब होगा, किस कंडीशन में, जब राज्य सरकार चाहेगी तब ये लागू रहेगा। अगर राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो 2 महीने तक ही क्या होगा, ये लागू रहेगा, ठीक। कितने महीने तक, 2 महीने तक ही लागू रहेगा। और धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति विशेष को भी प्रतिबंधित कर सकता है। क्यों, ये क्या होता है, प्रतिबंधित का मतलब ये होता है उस व्यक्ति को भी कहते हैं ना, उनको भी क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड कर सकते हैं, एक प्रकार से कहा जा सके, उनको क्या किया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है। आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, नजरबंद क्या होता है, आप लोग इसी वीडियो में ही ये भी समझ जाइए। नजरबंद का तात्पर्य ये होता है आपको आपके ही घर में क्या कर दिया जाएगा, एक प्रकार से कैदी की तरह रख दिया जाएगा, बंदी की तरह रख दिया जाएगा कि आप अपने घर में रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक। आपके बाहर, आपके गेट पर भी 2-4 गार्ड लगा दिए जाएंगे, आपके घर के अंदर भी गार्ड लगा दिए जाएंगे कि आप कभी बाहर न जाएं, नहीं आप गेट के बाहर जाएंगे, आपके सिर्फ और सिर्फ अंदर ही अंदर पड़े रहेंगे। यानी आप एक प्रकार से क्या है, आप बंदी सुधार गृह में ही है, इसी को बोलते हैं नजर बंद कर देना। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, उसे क्या कर सकता है,
नजरबंद कर सकता है, ये प्रावधान ला सकता है। कब लाएगा? जब उसको ऐसा संदेह हो कि इस व्यक्ति विशेष से क्या होने वाला है, समाज में अशांति होने वाली है, तब भी क्या ऐसा क्या कर सकता है, ये मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, नजरअंदाज यानी कि नजरबंद कर देता है। ठीक, तो गौरतलब है कि मजिस्ट्रेट यह आदेश किसी व्यक्ति को विधिवत रूप से नियोजित या मानव जीवन स्वास्थ्य सुरक्षा के खतरे, देखिए अभी मैंने पहले कहा ना कि इस व्यक्ति को तभी नजरबंद किया जाएगा जब उसको लगेगा, मजिस्ट्रेट को लगेगा ये समाज के लिए क्या है, ये खतरा है, ये क्या कर सकता है, समाज में दंगे फैला सकता है, समाज में गड़बड़ी ला सकता है, समाज में लड़ाई करा सकता है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग से लड़ाई करा सकता है। बहुत से ऐसे होते हैं जो लीडर होते हैं, वो एक वर्ग से दूसरे वर्ग को क्या करा देते हैं, लड़ाई करा देते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चुन चुन करके क्या किया जाता है, उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, समाज में शांति बनी रहे। तो ये हो गया कि प्रशासन के पास कौन कौन से अधिकार रहते हैं धारा 144 के अंतर्गत, हम लोगों ने ये समझा। अब बात ये आती है कि अब ये तो हो गया कि इनके पास शक्ति क्या हो गए, धारा क्या है, धारा 144 में क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। और इस धारा ने प्रशासन को क्या अधिकार दी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग बात करते हैं तो इसकी आलोचना क्यों होती है। हो सकता है कभी आपको टिप्पणी करने के लिए आ जाए कि आखिर ये धारा 144 के उपयोग पर प्रशासन की आलोचना क्यों की जाती है। होता है ना कि अगर कोई भी धारा लागू होता है तो समाज के कई ऐसे वर्ग होते हैं, क्या करते हैं, इन धाराओं का बार बार उपयोग किए जाने के लिए क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि ये क्या हो रहा है, समाज की ये जो जनता है इनकी क्या हो रही है, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इनके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के पास इस कानून के तहत प्राप्त अत्यधिक शक्ति संकेंद्रण के कारण इसकी आलोचना की जाती है। इसका संकेंद्रण से क्या तात्पर्य होता है, यानी कि पूरी पूरी शक्ति क्या हो जाती है, मजिस्ट्रेट के पास ही सेंट्रलाइज हो जाती है, कि पूरी की पूरी शक्ति क्या हो जाती है, मजिस्ट्रेट के पास ही सेंट्रलाइज हो जाती है, इसी के पास ही पूरी शक्ति आ जाती है, जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। क्यों की जाती है कि आप लोग जानते हैं इस कानून के क्रियान्वयन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग की आशंका के कारण क्या हो जाता है, इसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। कैसे कि अगर इसको शक किसी के भी ऊपर हो गया, उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, ये नजरबंद कर सकते, उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, बंदी सुधारगृह में भेज सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से समाज में क्या होने वाला है, अशांति होने वाला है। एक तरफ से अगर इसको देखा जाए तो ये अच्छा है, क्यों, क्योंकि समाज में शांति लाना ही इन सिविल सेवकों का क्या होता है, परम धर्म होता है, ये इनका कर्तव्य होता है। लेकिन अगर आप दूसरे नजर से देखते हैं, दूसरे दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ठीक, और ये मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे हैं, किसी को भी क्या कर दे रहे हैं, अंदर कर दे रहे हैं। एक प्रकार से ये भी देखा जा रहा है, लेकिन हमें दोनों पक्ष देखना है। तो हमें कौन सा पक्ष देखना है, हमें अगर आलोचना देखनी है तो हमें एक प्रकार से कहा जाए तो हम संवैधानिकता के साथ ही उसकी आलोचना करेंगे, यह देखते हुए, ना कि एकदम सीधे सीधे उसको क्या करें, हम क्रिटिसाइज ही करते जाएं, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक, इस कानून के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इसलिए भी इस कानून की आलोचना की जाती है। यद्यपि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु तो न्यायालय जाने का विकल्प सदैव रहता है। ये क्या कह रहा है, आप लोग अवश्य ही ये बात जानते होंगे, मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकते हैं, हाई कोर्ट आप आर्टिकल 126 के अंतर्गत जा सकते हैं, जहां पर 5 प्रकार के रिट जारी किए जाएंगे। इस सब के बारे में हम लोग उतना डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके ही चैनल पर इन सारे रिट के बारे में, इन सारे मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत ही डीप चर्चा की गई है। ये मौलिक अधिकार का हनन कैसे होगा, मौलिक अधिकार का हनन से ये तात्पर्य होगा कि आप कहीं आना जाना चाह रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं। आपका आर्टिकल 19 क्या होता है, अभिव्यक्ति की आजादी, आप बातचीत नहीं कर पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, एक प्रकार से क्या हो गया, वो भी उसकी क्या होने लगी, हनन होने लगी, उस मौलिक अधिकार का क्या होने लगा, हनन होने लगा। इसलिए समाज का एक वर्ग इसका क्या करता है, बहुत ही आलोचना करता है। परंतु अगर इसको दूसरी नजर से देखा जाए कि अगर हमें समाज में शांति बनाए रखनी रहती है तो मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकते हैं, ये देखा जा सकता है। हाँ, न्यायालय से भी अगर इस कानून के संदर्भ में अगर राय लिया जाएगा तो भी एक प्रकार से यही ही कहेगा कि अगर डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर कि क्या किया जाए। यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन भी बात की जाती है, लेकिन हमें क्या देखना है, मैं बार बार यही बात समझाऊंगा और कहूंगा, इस पे बल भी दूंगा कि हमें समाज में शांति लाने के लिए ही ऐसे सिविल सेवकों की क्या की जाती है, भर्ती की जाती है, उनकी क्या की जाती है, चुना जाता है उन्हें। ठीक,
लेकिन हमें मौलिक अधिकारों का भी ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा होता भी है कि जब ये धारा लागू होती है तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं एक प्रकार से उनको, उनकी जो अधिकार जो होते हैं उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। ठीक, तो हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें समाज के साथ चलना चाहिए, हमें समाज में शांति बनाए रखनी चाहिए और हमें हर चीज़ का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक, तो मित्रों आज हम लोगों ने धारा 144 के बारे में समझा है, बात किए हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट और रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट पर चर्चा कर लेंगे। हाँ, एक बात मैं और आपको बता देता हूँ ऐड करके कि कभी पर भी अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको इस धारा से संबंधित कोई टिप्पणी करने के लिए आती है तो आप एकदम बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि बस केवल उसकी नकारात्मक बातें ही कहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। ठीक, दोनों का क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ ही आज का लेक्चर, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।